कि अगर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया हो तो टूटो मत। शायद किस्मत ने तुम्हें संभालने के लिए जंगल भेजा हो और तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बन जाए। यह कहानी सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो कभी अनदेखा किए गए, ठुकराए गए या छोड़ दिए गए। स्टोरी हब पर हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो रुलाती भी हैं, हिम्मत भी देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वर्धनगढ़ राज्य की धरती पर हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। महलों की ऊंची छतों से बूंदें गिरती और नीचे शीशे की झील सी बनती। ऐसा लगता जैसे आसमान भी किसी बड़ी घटना की आहट से कांप रहा हो। राजमहल के भीतर एक कोठरी थी जहां रानी राजेश्वरी देवी पूजा में बैठी थी। उनके मुख पर तेज था, लेकिन आंखों में अधूरापन, क्योंकि इतने वर्षों के विवाह के बाद भी संतान नहीं हुई थी। वह रोज प्रभु से एक ही प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, मुझे एक संतान दे दो। एक बेटी भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरी कोख सूनी न रहे। राजा विक्रांत सिंह एक न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ राजा थे, पर राज परिवार में संतान ना होने का बोझ उन्हें भी परेशान करता। उनके दरबार में बार बार कहा जाने लगा, राजा के उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। राजा पर दबाव बढ़ता गया और फिर महल में एक और विवाह हुआ, दूसरी रानी सौम्या से। सौम्या सुंदर थी, पर उसमें वह शालीनता नहीं थी जो राजेश्वरी में थी। वह महत्वाकांक्षी थी, चालाक थी और सबसे बड़ा दोष ईर्ष्या से भरी हुई थी। साल बीते, सौम्या भी कोई संतान न जन सकी। लेकिन फिर हुआ कुछ चमत्कारी। रानी राजेश्वरी को अचानक गर्भधारण हुआ। यह जैसे पूरे राज्य के लिए दीपावली का उत्सव था। महल सज गया। 9 महीने बाद एक सुनहरी सुबह महल में एक बच्ची का जन्म हुआ। चंद्रमुखी चेहरा, बादामी आंखें और सिर पर हल्के केश। पुजारी ने कहा, यह कन्या भविष्य में राज्य की रक्षक बनेगी। इसकी कांति दुर्लभ है। राजा विक्रांत भाव विभोर होकर बोले, इसका नाम होगा आर्या, हमारी राजकुमारी आर्या। जहां महल में ढोल बज रहे थे, वहीं एक कक्ष में रानी सौम्या अपने नाखून चबाते हुए दीवार पर घूर रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया। मेरे होते हुए यह बच्ची रानी कैसे बन सकती है? सौम्या की सांसें तेज हो गईं। वह जानती थी, एक बार आर्या बड़ी हो गई, वह तो सारा राजसी सम्मान हमेशा के लिए राजेश्वरी को मिल जाएगा और उसे बस एक सौतन बनकर रह जाना होगा। राजकुमारी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक रात महल की सारी ज्योति बुझ गई। बारिश फिर से तेज हो गई थी। बिजली चमकी और महल की नर्सें थक कर सो चुकी थीं। सौम्या एक काले वस्त्र में अपने कक्ष से निकली। उसके हाथ में एक लाल मखमली कपड़े में लिपटी टोकरी नुमा पोटली थी। वह रेंगती हुई राजेश्वरी के कक्ष तक पहुंची। वहां राजेश्वरी गहरी नींद में थी, बच्ची पालने में। सौम्या ने बुरी निगाह से बच्ची को देखा। इतनी मासूम, लेकिन इतनी बड़ी बाधा आंखें। उसने बच्ची को कपड़े में लपेटा और बिना आवाज किए महल की पिछली दीवार से होते हुए महल के पिछले द्वार से बाहर निकल गई। घोड़ा गाड़ी तैयार थी। एक वफादार सेविका के साथ सौम्या गहरी रात में जंगल की ओर निकल पड़ी। करीब 1 कोस दूर, जहां घना जंगल शुरू होता था, वहीं गाड़ी रुकी। सौम्या ने बच्ची को एक सूखी झाड़ी के पास लिटा दिया। अब तू यहां सड़ जाएगी और मेरी राह कभी नहीं रोकेगी, सौम्या ने यह कहा और मुड़कर चल दी। बच्ची रोती रही, पर सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही सौम्या वहां से गई, जंगल की झाड़ियों में हलचल हुई। सबसे पहले एक हिरनी आई, फिर एक उल्लू की आवाज गूंजी। एक भालू दूर से आया और एक बुजुर्ग सियारिन ने बच्ची के पास मुंह रखा और उसे चाटने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जंगल ने यह निर्णय लिया हो, यदि इंसानों ने इस बच्ची को त्यागा है तो अब यह हमारी है, हमारी बेटी, हमारी आई। राजकुमारी आर्या का रोना जंगल के जीव जंतुओं के लिए किसी पुकार की तरह था। एक बूढ़ी सियारिन, जिसका नाम जंगल के जानवर बुआ सिया से पुकारते थे, वह सबसे पहले पहुंची। बच्ची को सूंघा, चाटा और अपनी पीठ पर लिटा लिया। उस रात जंगल में सिर्फ बारिश ही नहीं बरसी, एक नई शुरुआत की ऊर्जा भी गूंजी। धीरे धीरे जंगल के जानवर एकत्र हुए। भालू भैया ताकतवर और रक्षक, कौआ काका बुद्धिमान और सतर्क, हिरणी मां ममतामयी और देखभाल करने वाली, लंगूर लाला चंचल और मनोरंजन करने वाला। सबने मिलकर निर्णय लिया, यह बच्ची अब हमारी है। इसे इंसानों ने छोड़ दिया है, लेकिन हम इसे बेटी बनाएंगे। जंगल में हर दिन आर्या के लिए एक नई सीख लाता।
सुबह सूरज की पहली किरण के साथ भालू भैया उसे उठाते। कौवा काका उसे जंगल की दिशा, खतरे और भाषा सिखाते। हिरणी माँ अपने दूध से उसका पालन करती। बुआ सिया ने उसे सिखाया, कभी किसी को छोटा मत समझो। जंगल में सबका महत्व होता है, जैसे मनुष्य की दुनिया में रिश्तों का होता है। आर्या धीरे धीरे मनुष्य से अधिक संवेदनशील और जानवरों से अधिक समझदार होती चली गई। जब आर्या 5 वर्ष की हुई, जंगल के जानवरों ने उसका नाम रखा वनकन्या आर्या। एक उत्सव हुआ। पेड़ों पर फूल बांधे गए। लंगूर लाला ने पत्तों की माला बनाई। भालू भैया ने जंगल के शहद से विशेष पेय बनाया। और तभी पहली बार आर्या ने पूछा, मैं कौन हूं? मेरा घर कहाँ है? बुआ सिया की आंखें नम हो गईं। तू हमारा घर है बेटा, पर तू एक दिन अपने असली घर जाएगी, ये भी जानती हूं। एक दिन जब आर्या 10 वर्ष की थी, जंगल के किनारे एक बारात जा रही थी। बांसुरी की धुन और घोड़ों की टापें सुनकर आर्या पेड़ पर चढ़ गई। उसने पहली बार इंसानों को इतने पास से देखा। उसे सब अजीब लगा, कपड़े, गहने, नाचते गाते लोग। लेकिन सबसे अजीब लगी एक माँ की गोद में खेलती बच्ची। आर्या ने नीचे आते हुए बुआ सिया से पूछा, क्या मेरे पास भी कोई माँ थी? बुआ सिया चुप रही, बस धीरे से सिर हिलाया। एक रात आर्या को एक सपना आया। वह एक सुंदर महल में है, सफेद संगमरमर की दीवारें, दियों से रोशन कमरा और एक औरत जिसके माथे पर बिंदिया थी, आंखों में आंसू और गले में वही लॉकेट जो आर्या के गले में बचपन से था। औरत कह रही थी, आर्या मेरी बच्ची, वापस आ जा। आर्या चौंक कर उठी, माथा पसीने से भीगा हुआ। बुआ सिया ने आर्या के गले में एक पुराना चांदी का लॉकेट बांधा था। आर्या ने कभी उसे खोला नहीं था, पर उस दिन सपना देखने के बाद उसने पहली बार वह लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी रानी राजेश्वरी देवी की, और एक कागज का टुकड़ा, मेरी बेटी को बचाना। अगर यह लॉकेट मिले तो जानना वह शाही रक्त की है। आर्या की सांसें थम गईं। उसी समय दूर वर्धनगढ़ महल में एक और संतान ने जन्म लिया, राजकुमार अरण्य। समय बीता। जब अरण्य 16 वर्ष का हुआ, वह शिकार खेलने जंगल में आया। वहीं पहली बार भाई बहन की मुलाकात हुई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे कौन हैं। अरण्य को एक अजीब सी लड़की दिखी, वन जैसी पर राजसी चाल। और आर्या को भी अरण्य कुछ अलग लगा, मानो वह खून का रिश्ता हो। अरण्य ने आर्या से पूछा, तुम कौन हो? आर्या ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है मेरा अतीत बहुत बड़ा है। अरण्य ने जब उसका लॉकेट देखा, वह चौंक गया। ये तो मेरी मां की तस्वीर है। दोनों ने देखा। ईश्वरी बाय ने कहा। लॉकेट के पीछे उकेरा था, राजेश्वरी देवी की पुत्री। अब अरण्य को विश्वास हो गया, यह मेरी बहन है। राजकुमार अरण्य की आंखों में चमक थी। वह अपनी खोई हुई बहन को जंगल से महल ले आया। जब रानी राजेश्वरी देवी ने लॉकेट देखा तो वह वहीं गिर पड़ी। मेरी आर्या, मेरी बेटी। राजा ध्रुवसेन को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। इतने वर्षों बाद बेटी जीवित, और वह भी जंगल से। रानी ने आर्या को गले लगाया तो पूरा महल गूंज उठा। सौतन रानी सौम्या अपने महल के कक्ष से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, एक धधकती जलन थी। ये लड़की वापस कैसे आ गई? वह बड़बड़ाई। रानी सौम्या ने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस लड़की की पूरी जानकारी निकालो। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ जंगल की बच्ची है। जब उसे पता चला कि राजेश्वरी की खोई हुई बेटी है आर्या, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो अब मेरा बेटा युवराज नहीं रहेगा। उस रात वह गुप्त मार्ग से महल के पीछे एक टूटी हवेली में पहुंची, जहां रहता था एक काला जादूगर वीरभद्र। जादूगर वीरभद्र काले वस्त्र में धूनी रमाए बैठा था। जब सौम्या आई तो उसने आंखें खोली। तू फिर आई है? इतने साल पहले जब मैंने राजकुमारी को गायब करने में मदद की थी तो वादा किया था उसका नाम कभी न सुनूंगी। सौम्या चिल्लाई, वो लड़की वापस आ गई है। इस बार उसे और उसके भाई को इस दुनिया से हटाना है। वीरभद्र मुस्कुराया, मारने की जरूरत नहीं, अगर उन्हें कोई पहचान ही ना पाए तो। उसने एक काले मटके से धुआं निकाला और कहा, मैं दोनों को जानवर बना दूंगा, बकरी और बकरा, जो दिन रात महल के बाहर भटकते रहेंगे, अपनी पहचान खो बैठेंगे, और जब कोई उन्हें पहचान भी ले तो भी जुबान न खोल सके। सौम्या के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। अगले दिन रानी राजेश्वरी ने महल में भोज का आयोजन किया।
राजा, रानियां और दोनों संतान, अरण्य और आर्या सब उपस्थित थे। उसी समय सौम्या ने भोज में मिलाया जादू। वीरभद्र का रूप बदल मंथन। राजकुमार और राजकुमारी ने जैसे ही पेय ग्रहण किया, दोनों के शरीर में कंपकंपी दौड़ी। उनकी चीखें गूंज उठी। सभी देख ही रहे थे कि अगली ही पल आर्या एक सुंदर सफेद बकरी बन गई, अरण्य एक लाल और सफेद रंग का बकरा। पूरा महल स्तब्ध। सौम्या रोने का नाटक करने लगी। हे भगवान, यह कौन सा अभिशाप है। राजा ने तुरंत वीरभद्र को बुलाया। इसका उपाय करो। लेकिन वीरभद्र पहले ही महल छोड़कर भाग गया। अब बकरी और बकरा बनकर भाई बहन राजमहल के बागीचे में घूमते। कोई उन्हें नहीं पहचानता, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे और आत्मा में चीख। रानी राजेश्वरी हर दिन बागीचे में जाकर बकरी को दुलराती, बकरा को चारा देती, पर अंदर से एक पीड़ा महसूस करती। इनकी आंखें क्यों मुझे मेरी आर्या और अरण्य की याद दिलाती हैं। एक दिन बकरी ने, अपनी बहन आर्या ने, अपनी आवाज में मां धीमी सी ध्वनि निकाली। रानी का शरीर सिहर गया। अब रानी को शक गहराने लगा। वह हर रोज उनके पास बैठती, कहानियां सुनाती, पुराने गीत गाती। एक दिन जब वह गा रही थी, सो जा मेरी रानी बिटिया, तभी बकरी की आंखों से आंसू टपक पड़े। और फिर उसने जमीन पर अपने खुर से एक चिन्ह बनाया, मां। अब रानी को विश्वास हो गया। ये मेरी आर्या है, ये मेरा अरण्य है। रानी राजेश्वरी ने सबसे पहले उस पेय की जांच की जो भोज में दिया गया था। वह गई उस बूढ़े वैद्य के पास जो पुराने जड़ी बूटियों का चाहता था। वैद्य ने कहा, यह कोई आम विष नहीं, यह वीरभद्र का रूप बदल तंत्र है। यह तभी टूटेगा जब वह स्वयं स्वीकार करेगा कि उसने जादू किया। अब रानी जान गई। अब समय आ गया है सच सामने लाने का। रानी राजेश्वरी देवी अब शंका नहीं, विश्वास की स्थिति में थी। मेरे बच्चे, मेरी आर्या और अरण्य यही हैं, यही बकरी और बकरा। उसने अब मन ही मन निर्णय कर लिया। मैं इस जादू को तोड़कर रहूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अब वह पूरे महल में शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चुपचाप एक जंग शुरू हो चुकी थी। रानी ने गुप्तचर बुलाए। वीरभद्र नामक एक काले जादूगर को खोजो। वह इस राज्य में कहीं छुपा है, उसका पता लगाओ। दूसरी ओर सौतन रानी सौम्या अब भी चैन से नहीं बैठी थी। कहीं राजेश्वरी को सब पता तो नहीं चल गया। यह डर उसे लगातार खाए जा रहा था। वह एक बार फिर वीरभद्र से मिलने गई, मगर वीरभद्र का झोंपड़ा खाली पड़ा था। 6 दिन बाद एक गुप्तचर ने सूचना दी, महारानी, वीरभद्र महल के उत्तर पश्चिमी जंगल में एक गुफा में छिपा है। उसकी हरकतें अब भी जारी हैं। रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा। वह अकेले ही चल पड़ी वीरभद्र की गुफा की ओर। गुफा में जादूगर मंत्रोच्चार कर रहा था। तभी रानी की तेज आवाज गूंजी, वीरभद्र। वह चौंका। तुम अकेली आई हो, डरती नहीं? रानी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं डरकर अपने बच्चों को जानवर बना देख नहीं सकती। मैं वो मां हूं जो अग्नि में भी कूद जाएगी, लेकिन बच्चों को यूं मजबूर नहीं देख सकती। वीरभद्र हंसा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जादू का समय बीत चुका, उसे तोड़ना आसान नहीं। रानी ने उसकी बात अनसुनी की और एक पारदर्शी शीशी उसकी तरफ फेंकी। उसमें वही पेय था जो उसने भोज में मिलाया था। या तो सच बताओ, या मैं इसे राजसभा में सबके सामने खोल दूं, और फिर तुम क्या बच पाओगे। वीरभद्र चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं कबूल करता हूं। मैंने रानी सौम्या के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी को बकरी बकरा बनाया। रानी की आंखों में आंसू आ गए, मगर अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। पूरा महल सजा हुआ था। राजा ने विशेष सभा बुलाई थी। रानी राजेश्वरी ने वीरभद्र को पकड़कर सबके सामने लाया। महाराज, इस जादूगर ने मेरे बच्चों पर जादू किया, और इस षड्यंत्र की सूत्रधार कोई और नहीं, आपकी दूसरी रानी सौम्या है। पूरा दरबार स्तब्ध। राजा ने कहा, क्या कोई प्रमाण है? रानी ने शीशी, पेय और वीरभद्र का बयान प्रस्तुत किया। वीरभद्र ने सबके सामने सच कहा, हाँ महाराज, रानी सौम्या ने ही मुझे आदेश दिया था। अब रानी सौम्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, नहीं महाराज, ये झूठ है, इसने मुझे फंसाया है। मगर राजा अब चुप नहीं थे। सौम्या, जब मैंने आर्या को खोया, तब भी तुम सबसे आगे आकर मुझे ढांढस बंधाती रही। अब समझ आया, वो आंसू झूठे थे और तेरा प्यार छलावा।
राजा ने तत्काल आदेश दिया, इस स्त्री को महल से निकाला जाए, इसे जीवन भर के लिए वनवास दिया जाए। सैनिक सौम्या को पकड़कर ले गए। वह चीख रही थी, रो रही थी, मैं रानी हूं, मुझे मत ले जाओ, यह सब झूठ है। अब रानी ने वीरभद्र से कहा, अब मेरे बच्चों को उनके असली रूप में वापस ला। वीरभद्र ने मंत्रोच्चार किया, धुआं उठा और एक पल में आर्या और अरण्य दोबारा मनुष्य रूप में खड़े थे। सारा दरबार जयघोष करने लगा, राजकुमारी आर्या की जय, राजकुमार अरण्य की जय। रानी ने दोनों को गले लगाया, अब कोई हमसे तुम्हें अलग नहीं कर सकता। अब महल में फिर से प्रकाश था। राजा ने अरण्य को युवराज घोषित किया। राजकुमारी आर्या के लिए एक विशाल उपवन बनवाया, जहां वह बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाती। रानी राजेश्वरी अब मंदिर में दीप जलाकर हर रात कहती, सच को जितना भी देर लगे आता जरूर है, और जब आता है तो साथ में न्याय भी लाता है। राजकुमारी आर्या अब महल में थी। रेशमी वस्त्र, फूलों की माला, दासियां, सब कुछ उसके पास था, मगर फिर भी उसकी आंखों में गहराई थी। कोई अधूरी बात, कोई छूटी हुई पहाड़ी, कोई अधूरा आलिंगन। वह अक्सर खिड़की के बाहर जंगल की ओर निहारती। क्या मेरी असली मां वो हिरणी थी? क्या वो बंदर जिनसे मैं बातें करती थी अब मुझे ढूंढते होंगे? एक रात उसने अपनी मां रानी राजेश्वरी से पूछा, मां, क्या मैं वापस जंगल जा सकती हूं? एक बार, बस एक बार। राजेश्वरी चौंक गई। तू अब इस महल की राजकुमारी है, जंगल की नहीं। मगर आर्या की आंखों में एक जिद थी, मैं दोनों हूं और मैं अधूरी हूं मां। जब तक अपनी शुरुआत को देख न लूं, मैं पूरी नहीं हो सकती। राजा से अनुमति लेकर आर्या कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकली। अरण्य उसका साथ देना चाहता था, मगर उसे रोक लिया गया। तू युवराज है और दरबार को संभालना है। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में गई, पेड़ उसे पहचानने लगे। हिरणी सामने आई और उसके कदमों में बैठ गई। कौआ कांव कांव कर बोला, जैसे पूछ रहा हो, इतनी देर क्यों लगाई आने में? राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। मैं लौट आई हूं, माफ करना मुझे। वहीं जंगल के एक और कोने में रानी सौम्या, जो अब निर्वासित जीवन जी रही थी, अंधेरे में बैठी थी। उसके पास अब भी एक रहस्य था। मेरे पास एक और तंत्र है, अंतिम, सबसे शक्तिशाली। उसने एक आखिरी जादू करने की कसम खाई। अगर मैं महल में नहीं जा सकती तो महल मेरे पास आएगा, बर्बाद होकर। आर्या जब जंगल में थी, अचानक एक रहस्यमयी आंधी आई। सारी सेना बिखर गई और आर्या अकेली रह गई। काले धुएं में सौम्या की छाया उभरी। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती आर्या, आर्या ने कहा। अब मैं डरती नहीं। जंगल ने मुझे सिर्फ पाला नहीं, लड़ना भी सिखाया है। आर्या ने वह चाकू निकाला जो उसे भेड़ियों के झुंड से बचाने वाला बंदर कभी लाया था। जैसे ही उसने वह चाकू जमीन पर मारा, एक प्रकाश फैला, जैसे जंगल ने उसकी रक्षा की हो। सौम्या गायब हो गई, मगर कुछ तो बच गया। राजमहल लौटने पर आर्या ने देखा, महल के स्तंभों पर काले निशान हैं, जे पानी सूख गया है, पक्षी भाग गए हैं, राजा बीमार पड़े हैं, रानी की तबीयत गिरती जा रही है, और अरण्य एकदम शांत और खोया सा। क्या यह सौम्या की अंतिम चाल है? महल की पुरानी पुस्तक में लिखा था, जिस दिन जंगल की राजकुमारी अपनी जड़ों से कटेगी, उस दिन अंधकार महल को घेर लेगा। अब आर्या को समझ आया, मैं सिर्फ वापस आकर महल में नहीं रह सकती। मुझे जंगल की शक्ति, उसकी आत्मा को साथ लाना होगा। उसने जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 3 रातों तक कुछ नहीं हुआ। चौथी रात आकाश में चमक आई और जंगल ने उसे उत्तर दिया, तू हमारी संतान है, अब तू इस राज्य की रक्षक भी बन। हम तुझे शक्ति देते हैं, अंत की शक्ति। सौम्या ने फिर प्रयास किया। उसने पूरे महल को जादू से घेर लिया। लोग जानवर बनने लगे, सैनिक गायब हो गए। तभी आर्या ने महल के बीचों बीच खड़े होकर अंतिम मंत्र पढ़ा, जिसे जंगल ने जन्मा है वह अब रक्षक बने। अंधकार हटे, प्रकाश जगे। एक जोरदार गूंज हुई, जैसे पूरी धरती कांप गई हो। अंधेरा हट गया। सौम्या एक धुएं में बदलकर चली गई हमेशा के लिए। राजा स्वस्थ हुए। राजा ने कहा, आज से आर्या सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस राज्य की जंगल दुर्गा है,
जो न्याय और शक्ति की रक्षक बनेगी। आर्या मुस्कुराई। उसके गले में अब भी लकड़ी की माला थी, वही जो बंदर ने दी थी, और उसकी आंखों में अब जंगल नहीं था। अब उसमें था दृढ़ निश्चय, न्याय और उजाला। महल में जश्न था, मगर राजा शांत थे। उन्होंने आज दरबार बुलाया और सबके सामने वह संदूक मंगवाया जिसमें वर्षों से सौतन सौम्या के पत्र, ताबीज और कुछ तांत्रिक चीजें छिपी थीं। आज हम वो राज उजागर करना चाहते हैं जो वर्षों से हमें तोड़ते रहे। राजा की आवाज कांपी। उन्होंने वो पत्र पढ़ा जो सौम्या ने किसी अज्ञात तांत्रिक को लिखा था। उस बच्ची को जंगल में छोड़ दिया है, अब महल मेरा होगा। अगर वह लौटे तो अगला मंत्र तैयार रखना। सभा में सन्नाटा था। रानी राजेश्वरी की आंखों से आंसू झरते रहे। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैं दोषी हूं, क्योंकि मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया, अपनी बेटी को खो दिया। राजा ने ऐलान किया, सौम्या को मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। वह अब रियासत से बाहर एक निर्जन पहाड़ी पर अपने कर्मों के साथ बचेगी, अकेले, सदा के लिए। किसी ने ताली नहीं बजाई, जैसे पूरी सभा उस न्याय की गहराई को महसूस कर रही थी। अब बात उस रहस्य की आई जो लोग भूल ही चुके थे। वो बकरी और बकरा जो कभी महल के पास घूमा करते थे, जिनकी आंखों में इंसानों जैसी पीड़ा थी। राजकुमारी आर्या ने खुद स्वीकार किया, वो हम ही थे। सौम्या ने हमें शापित कर दिया था और जंगल ने ही हमें इंसान बनाया दोबारा। लोग स्तब्ध रह गए। रानी रो पड़ी। एक मां कैसे अपने बच्चों को ऐसे जानवर बना सकती है? राजकुमार अरण्य और राजकुमारी आर्या अब पूरे राज्य के प्रिय बन चुके थे। उनके साहस, प्रेम और बलिदान की गाथा हर गांव में गाई जाती। राजा ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, मैं अब राज्य की बागडोर युवराज अरण्य को सौंपता हूं और मेरी बेटी आर्या को यह विशेष पद देता हूं, वन शक्ति देवी, जो राज्य और जंगल के बीच संतुलन बनाकर रखेगी। लोगों को प्रतीक्षा थी कि आर्या विवाह करेगी किसी शक्तिशाली राज्य के राजकुमार से, मगर आर्या ने चौंकाने वाला निर्णय लिया। मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं उस जंगल की बेटी हूं जिसने मुझे मां के बिना पाला। मेरा व्रत है, जब तक राज्य और जंगल में शांति नहीं होगी, मैं न किसी रिश्ते में बंधूंगी, न किसी मुकुट को पहनूंगी। अरण्य ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो बहन, राज्य में न्याय लाओ, मैं शक्ति लाऊंगा और हम मिलकर नई सुबह लाएंगे। 5 वर्ष बीते। राज्य में कोई युद्ध नहीं हुआ। जंगल और महल में संवाद बना रहा। गांवों में आर्या की मूर्तियां लगीं, एक हाथ में हिरण, दूसरे में तलवार। बच्चे उसे जंगल रानी कहते थे। और अरण्य, वह एक न्यायप्रिय राजा बना, जिसने रानी राजेश्वरी के नाम पर स्कूल और चिकित्सालय बनवाए। एक शाम आर्या जंगल में बैठी थी। एक हिरणी पास आई, वही जिसने उसे बचाया था। आर्या ने सिर झुकाया। मां, आकाश में तारे चमक उठे, एक पत्ता गिरा और जमीन पर लिखा दिखा, कभी छोड़े गए लोग लौटते नहीं, वे कहानी बन जाते हैं। स्टोरी हब टीम की ओर से धन्यवाद। यदि आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाएं, तो YouTube पर स्टोरी हब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि आपने कहानी से क्या सीखा। शेयर करें उन लोगों से जिन्हें खुद पर दोबारा विश्वास करने की जरूरत है।